हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका 5वां पार्ट हमारा पर्यावरण का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ इस चैप्टर का 14 से लेकर 25 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक बायोलॉजी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि पीड़कनाशी अपघटित न हो तो आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो पीड़कनाशी होते हैं अगर वे अपघटित न हो अर्थात डीकम्पोज न हो, तो अगर वे अपघटित न होंगे तो जो आहार श्रृंखला का विभिन्न पोषीय स्तर होगा उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि पीड़कनाशी अपघटित न हो तो यह फसलों में संचित होना शुरू होगा। फसल के द्वारा यह आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषीय स्तर तक पहुंचने लगेगा, जहां इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अंततः सबसे अधिक मात्रा सर्वोच्च उपभोक्ता ग्रहण करेंगे। जो इसका सबसे अधिक मात्रा होगी वे सर्वोच्च उपभोक्ता ही ग्रहण करेंगे। इसके कारण कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अतः पीड़कनाशी का अपघटित न होना विभिन्न पोषीय स्तर पर प्रतिकूल असर डालता है। इसमें जो पीड़कनाशी है, इतना बात इसमें आपको समझना है कि जो पीड़कनाशी अगर वे अपघटित न होंगे तो इस चीज़ से आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर पीड़कनाशी अगर अपघटित नहीं होंगे तो ये धीरे धीरे फसलों में संचित होने लगेंगे। और जब ये फसलों में संचित होंगे तो फसलों के द्वारा जो आहार श्रृंखला जुड़ती है कि फसल को जब मनुष्य खाएगा तो यह जो इसकी मात्रा होगी पीड़कनाशी की, इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और इसे सबसे ज़्यादा सर्वोच्च उपभोक्ता ग्रहण करेंगे अर्थात मनुष्य। और इसके कारण कई खतरनाक बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसमें मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अतः जो पीड़कनाशी है उसका अपघटित न होना विभिन्न पोषीय स्तर पर प्रतिकूल असर डाल सकता है या डालता भी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आहार श्रृंखला आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वह आहार श्रृंखला क्या है, इस बात को परिभाषित करें। तो आहार श्रृंखला को परिभाषित करें। तो पारिस्थितिक तंत्र के सभी जैव घटक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा अन्योन्य अनोनाश्रय संबंध रखते हैं। यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। जो पारिस्थितिक तंत्र का सभी जैव घटक होते हैं वे सभी के सभी जैव घटक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा अनोन्य आश्रय संबंध रखते हैं। यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। इस आहार श्रृंखला में जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो सूर्य होता है यह सौर ऊर्जा को देता है। जो पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं। जो हिरण होता है यह प्राथमिक उपभोक्ता होता है और जो बाघ होता है यह द्वितीयक उपभोक्ता होता है। यह प्राथमिक उपभोक्ता लिखा गया है और यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता लिखा गया है। तो जो बाघ होती है यह हिरण को खाती है अर्थात हिरण को खाकर अपना पोषण करती है। और जो हिरण होते हैं वे पेड़ पौधे को खाते हैं और पेड़ पौधे के द्वारा अपना पोषण करते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य अर्थात सौर ऊर्जा से अपना पोषण करते हैं। तो इसमें जो आहार श्रृंखला में आपको इतना समझना है कि बाघ से हिरण जुड़ा हुआ रहता है, हिरण से पेड़ पौधे जुड़े हुए होते हैं और पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश अर्थात सौर ऊर्जा से जुड़े होते हैं। तो यह जो आहार श्रृंखला है यह क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसी आहार श्रृंखला को जो क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा होते हैं तथा अनुआश्रय संबंध रखते हैं, यही श्रृंखला जो होती है आहार श्रृंखला कहलाती है। तो आहार श्रृंखला को आप समझ गए होंगे कि आहार श्रृंखला में सिर्फ एक प्राणी दूसरे प्राणी से क्रमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं, इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। आहार जाल से आप क्या समझते हैं। इससे पहले आपने आहार श्रृंखला पढ़ा, लेकिन इसमें पढ़ना है कि आहार जाल क्या होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बनाती है। पारिस्थितिक तंत्र में जो सामान्यतः अर्थात जनरल रूप से एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे
मतलब कि सीधा सीधे न जुड़कर इधर उधर से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाती है। किसी भी पारितंत्र में आहार श्रृंखला का यह जाल जिस पारितंत्र में आहार श्रृंखला का यह जो जाल होता है सीधा न जुड़ा होता है, अर्थात इधर उधर से जुड़ा हुआ होता है, यही जाल आहार जाल कहलाता है। आहार जाल कहलाता है। तो आहार जाल में आपको सिर्फ इतना समझना है कि आहार श्रृंखला में अगर सीधा सीधी एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो वह आहार श्रृंखला कहलाएगी, और उसी आहार श्रृंखला में अगर एक जीव दूसरे से हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तीर से जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बनाएगी तो वही आहार जाल कहलाएगा। ओजोन क्या है? जो ओजोन है यह एक प्रकार का परत है, हमने आपको पहले ही बताया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। जो ओजोन है यह किसी भी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। जो ऑक्सीजन होता है, अर्थात यहाँ O3 ऐसे लिखा हुआ रहना चाहिए था लेकिन टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना हुआ होता है। यह वायुमंडल के ऊपरी स्तंभ में पाया जाता है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक अर्थात विष के समान होती है, जिससे मानव में त्वचा का कैंसर हो जाता है। यह वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। अतः यह हमारे पारितंत्र के लिए काफ़ी लाभदायक है। जो ओजोन परत होता है वह हमारे पारितंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि यह वायुमंडल के ऊपरी स्तह में पाया जाता है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने नहीं देती है और वह उस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन 2 बार ऑब्जेक्टिव और इससे फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में ही बताया है, और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो ओजोन परत वाला यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के रखना है। हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं कि ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जो ओजोन होता है यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है और ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी स्तह में पाया जाता है तथा यह स्ट्रेटोस्फीयर में भी पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती, अर्थात पृथ्वी से हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। यही पराबैंगनी विकिरण जो होती है जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक अर्थात विष के समान होती है, जिससे मानव में त्वचा का कैंसर हो सकता है। और यह जो ओजोन परत होता है यह वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अतः यह हमारे पारितंत्र के लिए काफ़ी लाभदायक है और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है कि यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो यही था ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताइए। जो पारितंत्र होता है उसमें अपघटकों की क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को बताइए। तो पारितंत्र में कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, फंगी, कवक को ही फंगी कहा जाता है, एवं प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर एवं व्यय पदार्थों एक्सक्रीडेटरी सब्सटेंस का अपघटन करते हैं, अतः ये अपघटक कहलाते हैं। जो अपघटक होते हैं इसका मुख्य काम यह होता है कि पारितंत्र में कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक तथा प्रोटोजोआ यही सब अपघटक होते हैं और ये सूक्ष्म जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर एवं एक्सक्रीडेटरी सब्सटेंस का अपघटन कर देते हैं, अतः यह अपघटक कहलाते हैं। ऐसे जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर एवं वर्ण्य पदार्थों में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस अकार्बनिक पदार्थों को पौधे पुनः मिट्टी से ग्रहण करते हैं और वृद्धि करते हैं। अतः पारितंत्र में अपघटक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो पारितंत्र होता है उसमें अपघटक की बहुत ही ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि जो मनुष्य अर्थात पेड़ पौधे होते हैं उनके मृत शरीर को यह जो मृत शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उस कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देता है और इस अकार्बनिक पदार्थों को पौधे पुनः मिट्टी से ग्रहण कर लेते हैं और वृद्धि करते हैं। अतः पारितंत्र में जो अपघटक की भूमिका है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पारितंत्र में अपघटक की क्या भूमिका है इस बात को आप समझ गए होंगे कि पारितंत्र में कुछ अपघटक जैसे कि बैक्टीरिया, कवक एवं प्रोटोजोआ होते हैं और ये जंतु एवं मृत शरीर का अपघटन कर देते हैं, अतः ये अपघटक कहलाते हैं। निचले पोषी स्तर पर सामान्यतः ऊपरी पोषी स्तर की तुलना में जीवों की संख्या अधिक क्यों रहती है। जो निचला पोषी स्तर होता है उस पर सामान्यतः ऊपरी पोषी स्तर की तुलना में जो जीवों की संख्या होती है वह अधिक क्यों होती है। तो सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकता की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। जो उच्च पोषी स्तर के जीव होते हैं
उसको अपनी आवश्यकता की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड के सदृश आकृति बनती है। पिरामिड की आकृति आपको हम आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ाएंगे कि पिरामिड किस आकृति का होता है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। यही कारण है कि अधिक संख्या क्यों रहती है। अगर विभिन्न पोषी स्तर की जीवों की संख्या का अगर अवलोकन किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो एक पिरामिड के सदृश आकृति बनती है। तो यही था कि निचले पोषी स्तर पर सामान्यतः ऊपरी पोषी स्तर की तुलना में जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है। उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण दें। उपभोक्ता क्या होता है एवं उत्पादक क्या होता है? तो उत्पादक तो हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि पेड़ पौधे से रिलेटेड बात को उत्पादक कहा जाता है। और उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? और प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण दें। तो ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर अर्थात पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वही उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक में तो आपने ये पढ़ा था कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखता है अर्थात अपना भोजन स्वयं बना लेता है वह उत्पादक कहलाता है। और उपभोक्ता में आपको समझना है कि वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर अर्थात पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जितने भी जंतु होते हैं वे सभी के सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि गाय भैंस ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं एवं शेर बाघ ये द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। गाय और भैंस ये ज़्यादातर पेड़ पौधों को खाते हैं, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट अर्थात सीधा सीधी पेड़ पौधों का ही आहार करते हैं, पेड़ पौधों को ही खाते हैं। लेकिन जो शेर एवं बाघ होता है इसको द्वितीयक उपभोक्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेर एवं बाघ हिरन को खाते हैं और हिरन खाती है घास को। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो हिरन हो गई और जो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा यह शेर एवं बाघ हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है और इसमें क्या अंतर होता है। और इसका उदाहरण में आप देख लिए हैं कि गाय भैंस प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है और शेर बाघ द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण। उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर अर्थात पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है? जो एरोसोल रसायन होता है उसका हानिकारक प्रभाव क्या है? तो कुछ सुगंध परफ्यूम्स, झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशी, गंधहार, डिओड्रेंट आदि डिब्बों में आते हैं। जो परफ्यूम होते हैं, झागदार शेविंग क्रीम होते हैं, डिओड्रेंट होते हैं, ये सभी के सभी डिब्बों में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं। जो परफ्यूम होता है आपने देखा होगा कि फुहारा या झाग के रूप में निकलता है, इन्हें एरोसोल कहते हैं। यही सब चीज़ जो फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं इन्हें एरोसोल कहते हैं। इनके उपयोग से वाष्पशील CFC जो इनका उपयोग होता है उसके उपयोग से वाष्पशील CFC का फुल फॉर्म हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनके उपयोग से वाष्पशील CFC वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को नष्ट करते हैं। ओजोन स्तर के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है कि जो ओजोन स्तर होता है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो अगर आप परफ्यूम का यूज़ करते हैं तो जो परफ्यूम से फुहारा या झाग निकलता है इसके उपयोग से जो वाष्पशील CFC रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को नष्ट करते हैं। इसलिए CFC का उपयोग व्यापक तौर पर एयर कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटरों, शीतलकों, जेट इंजनों, अग्निमाशक उपकरणों आदि में होता है। जो अग्निशामक उपकरण होते हैं इन सभी के सभी में और कूलेंट्स में मतलब शीतकों में, रेफ्रिजरेटरों में और एयर कंडीशनरों में इन सभी चीज़ों में CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। लेकिन इसको उपयोग से ओजोन परत को भी नष्ट पहुंचता है अर्थात ओजोन परत की हानि होती है। तो एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या आप समझ गए हैं कि इसका जो हानिकारक प्रभाव इतना है कि अगर आप इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो यह ओजोन स्तर को नष्ट कर सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या का पिरामिड किसे कहते हैं? हमने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन में पिरामिड के बारे में कुछ बताया था तो उसका हम आपको इसमें पूर्ण जानकारी देंगे कि संख्या का जो पिरामिड होते हैं वह किसे कहा जाता है। तो अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड के सदृश आकृति बनती है जिसे संख्या का पिरामिड ऑफ नंबर कहा जाता है। आपने इससे पहले एक क्वेश्चन में इस लाइन को पढ़ा था
कि अगर विभिन्न पोषी स्तर की जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए अर्थात अध्ययन किया जाए तो एक पिरामिड के सदृश आकृति बनती है, जिसे संख्या का पिरामिड अर्थात पिरामिड ऑफ नंबर्स कहा जाता है। सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। जो उच्च पोषी स्तर के जीव होते हैं उनको अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। अतः निचले पोषी स्तर में जीवों की संख्या अधिक होती है। इससे पहले क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन ही यही था कि निचले पोषी के जो जीव होते हैं उनकी संख्या अधिक क्यों होती है, तो आपने उसी में पिरामिड की बात को पढ़ा था। इसलिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। इस पिरामिड के आकार में आप देख सकते हैं कि पिरामिड का आकार जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से देखिए यहाँ धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो है पिरामिड के आकार का बन जाता है। पिरामिड जो होता है एक प्रकार के त्रिभुज का आकार का होता है। यहाँ पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के आगे का फिर दिया गया। यह जो धीरे धीरे होता है यह निचले स्तर पर, इस पिरामिड के आकार से आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो निचला पोषी स्तर होता है उसमें जीवों की संख्या अधिक होती है और जो ऊपर होते हैं उसमें जीवों की संख्या कम होती है। तो आप देख रहे होंगे कि निचले पोषी स्तर में जीवों की संख्या अधिक है, उसके बाद थोड़ा सा कम है, उसके बाद और कम, उसके बाद बिल्कुल ही कम है। तो इसलिए इस कारण इसका एक पिरामिड का आकार बन सकता है। और इस चित्र में दिखाया गया है कि घास स्थल में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो इसमें पिरामिड, संख्या का पिरामिड किसे कहते हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे कि संख्या का पिरामिड कहा जाता है क्योंकि उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे दो तरीके बताइए जिनसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वे पर्यावरण को प्रभावित कैसे करते हैं, इन दो तरीकों को बताइए। तो पहला तरीका तो यह है कि अजैव अनिम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय नहीं, निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है। जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं उनका अपघटन अर्थात डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय, इनर्ट तथा पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को भी हानि पहुंचाते हैं। और इसका जो दूसरा कारक है कि वे खाद्य श्रृंखला में मिलकर जैव आवर्धन करते हैं और मानवों में कई प्रकार से हानि भी पहुंचाते हैं। खाद्य श्रृंखला में मिलकर इससे रिलेटेड आपने इस चैप्टर का, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन भी पढ़ा था 14 नंबर क्वेश्चन में, कि यह जो होता है खाद्य श्रृंखला में मिल जाता है और जैव आवर्धन करता है और मानवों में कई प्रकार के हानि को पहुंचाता है। यही उपरोक्त दो तरीके हैं जिनसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इन दो तरीकों से ही अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को बहुत ही मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का वातावरण में बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है इससे वातावरण को हानि क्या है, ये तो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझ गए होंगे। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं उसका वातावरण में बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो कल कारखानों एवं उद्योगों के कारण अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वातावरण में काफ़ी बढ़ गए हैं। जो कल कारखाने होते हैं अर्थात फैक्ट्री होते हैं एवं उद्योग होते हैं, उन उद्योगों के कारण ही अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वातावरण में बहुत अधिक बढ़ गए हैं। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी भी परितंत्र में जैव घटक कौन कौन से हैं। उत्पादक एवं उपभोक्ता में उदाहरण सहित विभेद करें। उत्पादक एवं उपभोक्ता में उदाहरण सहित विभेद अर्थात अंतर को बताएं। तो किसी भी पारितंत्र में निम्न जैव घटक हैं। पहला, पेड़ पौधा, जंतु, सूक्ष्मजीव आदि, ये सभी के सभी जैव घटक हैं। किसी भी पारितंत्र में हरे पौधे तथा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषी आपने इस क्वेश्चन को जीव जलन कैसे करते हैं अथवा 1-2 पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषी जो क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया होता है वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना लेता है, वही उत्पादक कहलाते हैं। इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। किसी भी पारितंत्र में वैसे जीव जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं अपितु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसमें आप अंतर समझ गए होंगे कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं, और किसी भी पारितंत्र में वैसे जीव जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं अपितु प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उत्पादकों पर ही निर्भर रहते हैं, वही उपभोक्ता कहलाते हैं।
तो इसमें आप उपभोक्ता तथा उत्पादक में उदाहरण सहित विभेद को समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आया तो आप इसके वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा और अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ गया तो आप 100% अपने लैंग्वेज के अनुसार भी इन क्वेश्चंस का आंसर सही से लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।